इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जलन, धोखा और नस्लवाद, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के महान नाटक ओथेलो को आज भी 400 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट बनाते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इस मास्टरपीस को एक्ट बाय एक्ट समझेंगे, और हमारी ये यात्रा जाहिर है एक्ट 1 से शुरू होती है। लेकिन ओथेलो की गहराइयों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे लिखने वाला जीनियस कौन था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द बार्ड विलियम शेक्सपियर के बारे में, फिर मिलेंगे ओथेलो की दुनिया यानी वेनिस के किरदारों से। इसके बाद हम एक्ट 1 सीन 1 में देखेंगे कि कैसे नफरत के बीज बोए जाते हैं। फिर सीन्स 2 और 3 में देखेंगे ओथेलो का ट्रायल एंड ट्रायम्फ। और आखिर में हम इयागो की उस खतरनाक कसम का विश्लेषण करेंगे जो इस पूरी कहानी का रुख तय कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द बार्ड विलियम शेक्सपियर। देखिए, ओथेलो को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा, वो जीनियस जिसके शब्दों ने 400 साल बाद भी पूरी दुनिया को बांध कर रखा हुआ है। फोल्गर शेक्सपियर लाइब्रेरी के डायरेक्टर माइकल विटमो ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट शेक्सपियर। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है जिसमें शेक्सपियर ना हो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि शेक्सपियर सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो हमारी भाषा, हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, 400 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन शेक्सपियर के नाटक आज भी दुनिया के हर कोने में खेले जाते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी भाषा भले ही पुरानी हो, लेकिन आज भी एकदम ताज़ी लगती है। उनके शब्द, वो कहते हैं, पेंट पिक्चर्स दैट शिफ्ट लाइक क्लाउड्स। मतलब वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो बादलों की तरह अपना रूप बदलती रहती हैं, हर बार कुछ नया दिखाती हैं। और बात सिर्फ भाषा की नहीं है। प्यार, जलन, धोखा, एम्बिशन, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये तब भी उतने ही असली थे जितने आज हैं। और बस इसीलिए शेक्सपियर टाइमलेस हैं। चलिए अब शेक्सपियर की दुनिया से निकलकर सीधे ओथेलो की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है ओथेलो द वर्ल्ड ऑफ वेनिस। यहाँ हम मिलेंगे एक्ट 1 के उन सभी अहम किरदारों से जो इस कहानी की जान है। तो कौन कौन है इस कहानी में? चलिए मिलते हैं। सबसे पहले है हमारे हीरो ओथेलो। वेनिस की सेना के एक बहुत बहादुर जनरल हैं, लेकिन वो एक मूर हैं, मतलब उत्तरी अफ्रीका से आए एक बाहरी व्यक्ति। फिर है डेस्डेमोना, एक ऊंचे घराने की सेनेटर की बेटी जो समाज के सारे नियम तोड़कर ओथेलो से प्यार कर बैठती है। और फिर आता है आयागो, ओथेलो का सबसे भरोसेमंद अफसर, जो असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है। इनके अलावा है रॉड्रिगो, एक अमीर आदमी जो डेस्डेमोना के प्यार में पागल है। ब्राबांटियो, जो डेस्डेमोना के गुस्से वाले पिता हैं। और हाँ, कैसियो, एक नौजवान हैंडसम सैनिक जिसकी तरक्की ही आयागो की नफरत की असली वजह बनती है। इन्हीं किरदारों के उलझे हुए रिश्ते इस कहानी का जाल बुनते हैं। अब आते हम सीधे एक्शन पर। सेक्शन 3 एक्ट 1 सीन 1 सीड्स ऑफ हेट यानी नफरत के बीज। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। पर्दा उठता है और हम हैं वेनिस की एक अंधेरी गली में, जहां दो लोगों के बीच एक बहुत ही टेंस बातचीत चल रही है। और यही बातचीत इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखने वाली है। तो सवाल ये है कि इयागो ओथेलो से इतनी नफरत करता क्यों है? वजह है एक प्रमोशन। ओथेलो ने ल्यूटेनेंट के पद के लिए इयागो को नहीं बल्कि माइकल कैसियो को चुना है। और इयागो की नज़र में कैसियो कौन है? वो उसे कहता है अ मैन विथ ओनली बुकिश थ्योरिक, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, थ्योरी है, असली जंग का मैदान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इयागो को लगता है कि वो प्रमोशन उसका हक था, और बस यहीं से उसकी नफरत की आग भड़क उठती है। और यहीं पर इयागो एक बहुत ही रिवीलिंग लाइन बोलता है। वो रॉड्रिगो से कहता है, Were I the more, I would not be Iago. In following him, I follow but myself. इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अगर मैं ओथेलो होता तो इयागो जैसा आदमी अपने साथ नहीं रखता। मैं उसकी सेवा करने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूँ। सोचिए, वो यहाँ खुलेआम बता रहा है कि उसकी वफादारी सिर्फ एक दिखावा है, एक धोखा है। और इसके ठीक बाद वो लाइन आती है जो इयागो के पूरे कैरेक्टर का सार है। आई एम नॉट वट आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखाई देता हूं। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये हम सब के लिए, ऑडियंस के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। मुझ पर कभी भरोसा मत करना।
तो अपनी साजिश शुरू करने के लिए इयागो क्या करता है? वो रॉडरिगो का इस्तेमाल करता है। दोनों आधी रात को डेस्डेमोना के पिता ब्रावेंटियो के घर पहुंच जाते हैं और उसे जगाकर बहुत ही गंदी भद्दी भाषा में बताते हैं कि उसकी बेटी डेस्डेमोना उस मोर ओथेलो के साथ भाग गई है। ये इयागो की चालाकी देखिए, वो एक पर्सनल मैटर को, एक प्राइवेट एलोपमेंट को एक पब्लिक क्राइसिस बना देता है ताकि ओथेलो की इज्जत पर दाग लगे। और अब ये मामला घर की दहलीज से निकलकर वेनिस की सबसे बड़ी अदालत सेनेट तक पहुंच जाता है। हम आ गए हैं एक्ट 1 सीन्स 2 और 3 पर, ट्रायल एंड ट्रायम्फ। ये वो मोड़ है जहां ओथेलो को अब कानून और सत्ता के सबसे बड़े नुमाइंदों के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना है। सेनेट में हमें दो किरदारों के बीच एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है ब्राबांटियो, जो गुस्से और सदमे से पागल हो रहा है। वो ओथेलो पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाता है। क्यों? क्योंकि वो मान ही नहीं सकता कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से एक मूर, एक अश्वेत बाहरी व्यक्ति से प्यार कर सकती है। ये उसका गहरा रेशियल प्रेजुडिस दिखाता है। और दूसरी तरफ है ओथेलो, जो इन सब इल्जामों के बीच भी एकदम शांत है, कॉन्फिडेंट है और फुल ऑफ डिग्निटी है। ड्यूक के सामने ओथेलो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखता है। वो कहता है, हाँ मैंने जादू किया है, लेकिन मेरा जादू कोई काला जादू नहीं, मेरा जादू है मेरी कहानियाँ। उसने डेस्डेमोना को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई, अपनी लड़ाइयों की, अपनी यात्राओं की, अपनी मुश्किलों की, और डेस्डेमोना को उसकी इन कहानियों से प्यार हो गया। यहाँ हमें ओथेलो की शख्सियत का एक और पहलू दिखता है, उसके शब्दों की ताकत। फिर डेस्डेमोना को बुलाया जाता है और वो जो कहती है वो कमाल का है। वो बहुत समझदारी से अपने पिता से कहती है, आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी, यानी मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी को बटा हुआ देखती हूँ। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी जिंदगी और मेरी परवरिश के लिए, लेकिन अब यहाँ मेरे पति हैं। सोचिए, भरे सेनेट में वो अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने पति को चुन रही हैं। उस जमाने में एक औरत के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। ये दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट है। ड्यूक को ओथेलो की बात सही लगती है और वो इस शादी को मंजूरी दे देता है। तो ओथेलो की एक बड़ी जीत होती है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ओथेलो को तुरंत तुर्की सेना से लड़ने के लिए साइप्रस जाने का हुक्म मिलता है और डेस्डेमोना फैसला करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी मोड़ है, क्योंकि अब कहानी वेनिस के समाज से निकलकर एक दूर आइसोलेटेड जगह पर शिफ्ट हो रही है, जहां आयागो की साजिश और भी ज़्यादा खतरनाक रूप लेगी। और अब हम पहुंचते हैं एक्ट 1 की सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आयागोज वाओ ए मॉन्स्ट्रस बर्थ। यहाँ आयागो स्टेज पर अकेला है। ये उसका सोलिलोक्वी है, मतलब वो अब किसी और से नहीं बल्कि सीधा हमसे, ऑडियंस से बात कर रहा है, और वो अपने शैतानी प्लान का पूरा खुलासा करने वाला है। वो कहता है, Thus do I ever make my fool my purse, मतलब मैं हमेशा इस बेवकूफ़ रॉडरिगो को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो खुलेआम कबूल कर रहा है कि वो रॉडरिगो को सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ़ बना रहा है, और फिर जैसे अपने आप को याद दिलाने के लिए वो दोहराता है, I hate the more। और यहाँ इयागो अपने पूरे शैतानी प्लान का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है, स्टेप बाय स्टेप। वो कहता है कि वो ओथेलो की सबसे बड़ी खूबी, उसका भरोसा करने वाला फ्री एंड ओपन नेचर, उसी को उसका सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। वो ओथेलो के कानों में शक का जहर घोलेगा, वो कैसियो के अच्छे लुक्स और चार्मिंग नेचर का फायदा उठाएगा, और वो ओथेलो को इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि वो अपने ही प्यार पे शक करने लगे। वो ओथेलो की अच्छाई को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर उसे तबाह कर दे। और एक्ट 1 का अंत होता है आयागो के इन चिलिंग शब्दों के साथ, Hell and night must bring this monstrous birth to the world's light। यानी नरक और काली रात की मदद से मेरे इस शैतानी बच्चे को दुनिया की रोशनी में लाना ही होगा। आप देख रहे हैं, वो अपने प्लान को एक मॉन्स्ट्रस बर्थ, एक राक्षसी जन्म कह रहा है, एक ऐसी भयानक चीज जिसे वो अब दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, एक्ट 1 के अंत में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ओथेलो एक ऐसा इंसान है जो मानता है कि लोग वैसे ही होते हैं जैसे वो दिखते हैं। Men are what they seem। अब आप बताइए, इयागो जैसी दुनिया में जहाँ हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा है, ऐसा सीधा साधा इंसान कब तक टिक पाएगा? यही सवाल हमें एक्ट 2 की भयानक त्रासदी के लिए तैयार करता है। अब एक्ट 2 में साइप्रस जाकर आयागो का ये शैतानी प्लान क्या मोड़ लेता है, ये जानने के लिए हमारी ओथेलो सीरीज का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।